हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। थोड़ी ही देर में एक कौड़ी जब कुछ आदमी दो लालटेनों और कुछ फूल मूल लेकर विशंबर के साथ शांति कुंज के टूटे फूटे फाटक के सामने पहुंचे, तब संध्या बीत चुकी थी। उसने देखा कि इतने ही समय में थोड़ी बहुत झाड़ियों को हटाकर आने जाने लायक रास्ता साफ कर लिया गया है। तब भी इस जंगल में अंधेरे में एकाएक घुसने की बहुत देर तक किसी को हिम्मत नहीं हुई। घुसकर भी पग पग पर उनके शरीर कांपने लगे। 8-10 बीघे तक जंगल था, इसलिए रास्ता भी कम नहीं है और उसको पार कर जाना भी सहज नहीं था। कहीं दिया भी नहीं दिखाई देता था। सिर्फ चबूतरे के एक तरफ, जहाँ कहार लोग पालकी उतार कर बैठे हुए तम्बाकू पी रहे थे, उसी के पास जलती हुई लकड़ी से कुछ प्रकाश मालूम होता था। खबर पाकर नौकर आया और एक कौड़ी को कमरे के अंदर ले गया। कमरे भर में शराब की बू भरी हुई थी। एक कोने में मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। दूसरी तरफ एक टूटे पलंग पर बिस्तरा बिछा हुआ था, जिस पर बीज गांव के जमींदार जीवानंद चौधरी बैठे हुए थे। वे बहुत ही दुबले और गोरे थे। उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना कठिन था, क्योंकि अत्यधिक अत्याचार से चेहरा सूख कर लकड़ी की तरह कड़ा हो गया था। सामने शराब से भरा शीशे का गिलास और उसी के पास एक अजब ढंग की शीशे की बोतल थी, जो लगभग खाली हो गई थी। तकिए के नीचे से नेपाली खुकरी का कुछ हिस्सा दिखाई देता था और उसी के पास एक खुले बक्स के अंदर 2 पिस्तौल रखे हुए थे। एक कौड़ी दंडवत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मालिक ने कहा, तुम्हारी एक कौड़ी नंदी हो? क्या तुम ही यहाँ के गुमाश्ते हो? डर के मारे एक कौड़ी का कलेजा कांपने लगा। उसने रुकते और कांपते हुए कंठ से सिर हिलाकर कहा, जी हुजूर। उसने सोचा था कि अब इस मकान की बात उठेगी, पर मालिक ने उसका उल्लेख तक नहीं किया। यही पूछा, तुम्हारे इस दफ्तर की आमदनी कितनी है? एक कौड़ी ने कहा, करीब 5,000 रुपया सरकार। करीब 5,000? बहुत अच्छा, मैं 7-8 दिन यहीं रहूँगा। इसके अंदर मुझे 10,000 रुपया चाहिए। एक कौड़ी ने कहा, जो हुक्म। मालिक ने कहा, अच्छा, कल सवेरे तुम्हारे दफ्तर में जाकर बैठूंगा। सवेरे यानी 10-11 बजे। उससे पहले मेरी नींद नहीं खुलती। तुम पहले से ही काशतकारों को खबर दे देना। एक कौड़ी ने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म। क्योंकि यह कहने की ज़रूरत नहीं कि मालगुजारी के सिवा इतना अधिक रुपया वसूल करने के गुरुभार से उसने खुद को विपन्न नहीं समझा। वह प्रसन्नचित्त होकर बोला, मैं आज रात को ही चारों ओर आदमी भेज दूंगा, जिससे कोई कह न सके कि समय पर खबर नहीं मिली। जीवानंद ने सिर हिलाकर सहमति दी और शराब के प्याले को मुंह से लगाकर एक ही घूंट में खाली कर दिया। उसे धीरे धीरे रखते हुए कहा, एक कौड़ी, तुम्हारे यहाँ शायद विलायती शराब की दुकान नहीं है। अच्छा, कुछ चिंता नहीं है। जितनी मेरे साथ है उसी से इतने दिनों का काम चल जाएगा, परंतु गोश्त मुझे रोज चाहिए। एक कौड़ी तैयार ही था, बोला, यह क्या बड़ी बात है सरकार। चंडी माता का ताज़ा महाप्रसाद प्रतिदिन हुजूर के यहाँ आ जाया करेगा। हुजूर ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद बोतल से थोड़ी सी शराब गिलास में डालकर पीते हुए कहा, और भी एक बात है एक कौड़ी। एक कौड़ी की हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी। उसने कहा, फरमाइए। जीवानंद ने 2-4 लौंगे मुंह में डालकर कहा, देखो एक कौड़ी, मैंने शादी नहीं की है और शायद करूँगा भी नहीं। एक कौड़ी चुप हो गया। तो जमींदार ने कहा, पर इसलिए मैं भीष्मदेव, तुमने महाभारत पढ़ा है ना, उसमें का भीष्मदेव बनकर नहीं बैठा हूँ और शुकदेव भी नहीं बन गया हूँ। मेरा मतलब समझ गए ना एक कौड़ी। वही मुझे चाहिए। एक कौड़ी ने शर्म के मारे सिर नीचा कर थोड़ा सा कंधा हिलाया, मुंह से जवाब नहीं दिया। गुमाश्ते को भी जिस निर्लज्जतापूर्व उक्ति से शर्म मालूम हुई, उसे जमींदार ने न केवल बिना किसी झिझक के कह दिया, बल्कि उसमें उसे लज्जा के लायक कुछ मालूम नहीं हुआ। उसने यह भी कह दिया, औरों की तरह मैं इन बातों को नौकर से कहलाना पसंद नहीं करता। उससे धोखा खाना पड़ता है। अच्छा, अब जाओ, कहारों के खाने पीने का इंतजाम कर दो। ताड़ी उड़ी भी पीते होंगे, उसका भी ध्यान रखना। अच्छा, जाओ। एक कौड़ी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। अब वह दंडवत कर बाहर जाने को था कि जमींदार ने पूछा, इस गांव में कोई बदमाश किसान तो नहीं है? एक कौड़ी लौटकर खड़ा हो गया। उसके मन में बहुत दिनों का एक जख्म था। मालिक के पूछने से उसमें चोट लगी।
पर उसने दर्द को दबाकर कहा, ऐसा तो कोई नहीं है, सिर्फ तारादास चक्रवर्ती है। लेकिन वह तो हुजूर का किसान नहीं है। यह तारादास कौन है? एक कौड़ी ने कहा, चंडीगढ़ का महंत है। इन महंतों के साथ जमींदारों के सिलसिले में एक कौड़ी का अब तक बहुत लड़ाई झगड़ा हो चुका है। इसके लिए उसे कोई अफसोस नहीं था। लेकिन 2 साल पहले एक पुराने कटहल के पेड़ की बाबत जो झगड़ा हुआ था, उसकी जलन एक कौड़ी के हृदय में अभी तक नहीं मिटी है, क्योंकि उस पेड़ के तख्तों की ज़रूरत उसे अपने घर के लिए थी। इन झगड़े में आखिर उसी को दबना पड़ा और छिपकर आपस में ही सुलह करनी पड़ी। एक कौड़ी कहने लगा, क्या करूं सरकार, सदर में अर्जी भेजने के ठीक हुक्म नहीं होता। दीवान जी कुछ ध्यान ही नहीं देते, नहीं तो चक्रवर्ती को सीधा करने में कितनी देर लगती है। मैं ये भी अर्ज करता हूँ सरकार, लापरवाही करने से ये लोग हमारे किसान को भी उभार देंगे, तब गांव का इंतजाम करना कठिन हो जाएगा। जमींदार को नशा चढ़ गया था। उसने उदास और कड़े स्वर में पूछा, तुमने तो अकेले तारादास का ही नाम लिया। एक कौड़ी, फिर ये लोग कहाँ से आ गए? एक कौड़ी ने उत्तर दिया, चक्रवर्ती की लड़की भैरवी है। वैसी चक्रवर्ती खुद उतना बुरा आदमी नहीं, पर असली सत्यानाशन तो उसकी लड़की है। दुनिया भर के बदमाश गुंडे उसके गुलाम हैं। जमींदार के कानों में शायद सब बातें नहीं पहुंची। उसने धीमे स्वर में कहा, हो सकता है। उसकी उम्र कितनी है? सूरत शकल कैसी है? एक कौड़ी ने कहा, उम्र 22-23 के करीब होगी, और चेहरे की बात क्या कहूँ, लड़ाके सिपाही की सूरत समझिए। ना तो औरत की सी शक्ल है और ना वैसा बर्ताव है, मानो हथियार बांधे लड़ाई करने को तैयार है। इसी से तो लोग समझते हैं कि यही साक्षात गढ़ की चंडी है। जीवानंद उत्साह और कौतूहल के लाल लाल आंखें फाड़ कर बोला, क्या कहना तुमने? जरा खोल कर कहो तो सुनो। देखने में गंवार की तरह हो सकती है, पर है तो वह गृहस्थ ब्राह्मण की ही लड़की ना। तब सत्यान्वेषण वह कैसे हो गई, और बदमाश गुंडों का दल भी उसके साथ कैसे जुट गया? इसमें आश्चर्य की बात क्या है हुजूर? यह कहकर एक कौड़ी ने भैरवी का जो किस्सा सुनाया, उसका सारांश यह है। भैरवी किसी का नाम नहीं, यह तो चंडीगढ़ की प्रधान सेविका की उपाधि है। वर्तमान भैरवी का नाम षोडशी है, और इसमें पहले जो भैरवी थी उसका नाम था मतंगिनी भैरवी। देवी की आज्ञा है कि उनके सेवक पुरुष नहीं हो सकते। यह पद चिरकाल से स्त्रियों के ही अधिकार में है। 15-16 वर्ष पहले एक दिन अचानक खबर मिली कि मतंगिनी भैरवी के पति का स्वर्गवास हो गया है। जांच पड़ताल के बाद जब यह खबर सत्य प्रमाणित हुई, तब मतंगिनी को पद त्याग कर काशी चले जाना पड़ा। जीवानंद अब तक चुपचाप सुन रहा था। आश्चर्य में आकर उसने पूछा, क्या विधवा होने से भैरवी का पद छिन जाता है?